मैं मोहम्मद पाटनवाला कैलकाटा बॉयज स्कूल का 8वीं कक्षा का शिक्षक हूँ और ये मेरे सामने जो व्यक्ति बैठे हैं इनका नाम महोदय अदनान मतनवाला जो एक सीए और सीएफए होल्डर हैं। इन्होंने बहुत कम उम्र यानी 25 साल की उम्र में बहुत कुछ हासिल किया है। तरफ बढ़ते हैं। इंडिया में सीए की परीक्षा सबसे कठिन मानी जाती है। आपने ये कब सोचा कि आप ये एग्ज़ाम देंगे, कब देंगे? ओके बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। सो बेसिकली जब मैं स्कूल में था, लाइक आप भी क्लास 8 में हैं अभी फ़िलहाल, मैं भी फ़िलहाल उस टाइम पे क्लास 7 या क्लास 8 में हुआ करता था और मुझे कैलकुलेशन काफ़ी पसंद था। लाइक मुझे कुछ भी अगर मैं ऐसे कैलकुलेट कर सकूं, घर के राशन का हिसाब हो गया कि एक रेस्टोरेंट में जा रहे हैं तो वहाँ बिल कितना आएगा, मेरे को बहुत ही मज़ा आता था वो चीज़ करने में। सो मेरे पेरेंट्स जो थे उन्होंने ये चीज़ नोटिस किया और उनके मन में कहीं ना कहीं था, उनको भी सीए के बारे में ज़्यादा कुछ पता नहीं था। सो उन्होंने मुझे बोला कि तुमको सीए करना चाहिए, बिकॉज उनके मन में कहीं ना कहीं था कि सीए वो होता है जो हिसाब बहुत बढ़िया से करता है। सो उस टाइम पे मेरे दिमाग में वो बैठ गया कि मुझे, अगर मेरे पेरेंट्स ने बोला है और हमें अपने पेरेंट्स का हमेशा कहा सुनना चाहिए, तो एक बार ट्राई करके इसके बारे में रिसर्च करना चाहिए। तो जब मैं आपके एज का ही था, अराउंड क्लास 8 या क्लास 9 में, मैंने उसके बारे में रिसर्च किया। तब पता चला कि क्लास 11 एंड 12 में अकाउंटेंसी सब्जेक्ट पढ़ने के बाद मे बी आप सीए में और एक्सटेंसिवली आप घुस सकते हो। तो उसके बाद फिर मैंने उस पर रिसर्च किया, मैं वो सब्जेक्ट पढ़ा अकाउंटेंसी, जो और भी सब्जेक्ट्स होते हैं सीए में। तो मेरे को लगा कि ये चीज़ मैं कर सकता हूँ बिकॉज ये मेरे को अच्छा भी लग रहा है एंड आई कैन बी गुड एट इट। सो दैट्स व्हेन आई डिसाइडेड, या तभी मैंने निर्णय लिया कि मैं ये एग्ज़ाम दे सकता हूँ। जी, आपका दूसरा क्वेश्चन है कि ये सीए की परीक्षा इतनी कठिन क्यों है? सो ऐसा बोला जाता है कि सीए की एग्ज़ाम वन ऑफ द टफेस्ट इन द कंट्री है। सो बहुत रीजंस हो सकते हैं इस चीज़ के, जो मैं मानता हूँ, बट मेरा जो मानना है वो ये है कि वो एक टफ एग्ज़ाम इसीलिए है बिकॉज वो 3 लेवल्स के अंदर डिवाइडेड है। उसके 3 लेवल्स होते हैं, मे बी हम लोग बाद में इसके बारे में और डिटेल में डिस्कस करेंगे। बट 5 ईयर्स के स्पैन में आप सीए के पूरे कोर्स को कंप्लीट कर सकते हो। तो ये 5 ईयर्स में कंसिस्टेंसी मेंटेन करना, 5 ईयर्स तक एग्जैक्टली उतने अमाउंट का हार्डवर्क पुट इन करना सबके लिए इतना ईजी नहीं हो पाता है। कंटेंट वाइज बहुत डिफिकल्ट नहीं है, कोर्स बहुत वास्ट है, बहुत लंबा कोर्स है, बहुत लोग उसको उसी चक्कर में लास्ट तक कर नहीं पाते कंसिस्टेंटली। सो इसीलिए वो वन ऑफ द टफेस्ट एग्जाम्स बोला जाता है उसको एक तरह से। दैट इज व्हाट आई थिंक। ओके, आपकी कठिन सफर के बारे में, 5 साल की कठिन सफर के बारे में कुछ बताइए। मुझे बहुत अच्छा लगा जब आपने ये वर्ड कठिन यूज़ किया, बिकॉज एक्चुअली में बहुत कठिन था, बट मज़ा भी काफ़ी आया। एंड हम लोगों ने लास्ट क्वेश्चन में ही डिस्कस किया कि और डिटेल में डिस्कस करेंगे, और आपने सही क्वेश्चन पूछा है। सो मैं आपको सीए के बैकग्राउंड के बारे में थोड़ा बताता हूँ कि एक सीए हाउ द कोर्स इज लाइक। सो सीए का कोर्स स्टार्ट होता है एक एंट्रेंस से जिसको बोलते हैं सीपीटी, अभी तो सीए फाउंडेशन बोलते हैं, मेरे टाइम पे वो सीपीटी, जो कि मैंने दिया था मेरे 12th के बोर्ड्स के एग्जाम के बाद ही, जून 2017 में। उस टाइम पे मैं बोलूँगा कि मैं बाद में दे सकता था, बट कहीं ना कहीं मेरे उस टाइम पे जो टीचर्स थे उन्होंने मेरे को सजेस्ट किया कि आपको अभी दे देना चाहिए ताकि आप सीए जल्दी बन सको। तो मैं ये नहीं बोलूँगा मैं 100% प्रिपेयर्ड था, बट आई ट्राइड माई बेस्ट और मैंने सीपीटी का एग्जाम क्लियर किया। दैट इज़ द फर्स्ट एंट्री लेवल एग्जाम होती है सीए की। उसके बाद सीए इंटरमीडिएट रहता है, द सेकेंड स्टेज इन सीए एग्जामिनेशन। तो उस टाइम पे हम लोग को खाली 9 महीने मिलते हैं, बहुत ही बड़ा जंप होता है सीए फाउंडेशन से सीए इंटरमीडिएट। एंड उस टाइम पे आपका कॉलेज में बीकॉम वगैरह भी चल रहा होता है, एंड इफ नॉट बीकॉम, अगर आप कुछ और भी ग्रेजुएशन में कर रहे हो आपका चल रहा होता है। एंड जनरली आप देखो कि सीए स्टूडेंट्स ग्रेजुएशन के प्रति इतने फोकस नहीं रहते, बिकॉज सीए के करिकुलम में उनकी ग्रेजुएशन का सिलेबस भी कवर हो जाता है। सो मेरे केस में भी वैसा ही था, मैं पूरा सीए की एग्जाम इंटरमीडिएट के प्रिपरेशन में लग गया था और मेरा सिलेबस भी ग्रेजुएशन से कॉमन था, तो मेरे को काफ़ी हेल्प मिली उस चीज़ से। अब सीए इंटरमीडिएट के एग्जाम में बहुत चैलेंजेस आए, 2 ग्रुप्स होते हैं, 8 पेपर होते हैं, अभी 6 हो गए हैं, बट पहले न्यू सिलेबस में पहले उस टाइम पे 8 होते थे। तो मैंने उस टाइम पे एग्जाम दिया और फिर लकीली मैंने क्लियर किया। और ऐसा होता है कि सीए इंटरमीडिएट के एग्जाम्स के बाद आपको 2 ट्रेनिंग करनी होती हैं, तभी आप सीए फाइनल के लिए एलिजिबल हो सकते हो। एंड तो वो 2 ट्रेनिंग बेसिकली ऐसी होती है कि आपको एक कंप्यूटर ओरिएंटेड ट्रेनिंग करनी पड़ती है ताकि यू कैन शो दैट यू कैन वर्क वेल ऑन कंप्यूटर्स एज वेल। एंड एक ट्रेनिंग होती है सॉफ्ट स्किल्स की, जहाँ योर स्पीकिंग स्किल्स गेट टेस्टेड एंड ऑल ऑफ दैट, ताकि आप कैसे कम्युनिकेट करते हो, बिकॉज एक सीए के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि अपने क्लाइंट से कैसे कम्युनिकेट करें, अपने अदर स्टेक होल्डर से कैसे कम्युनिकेट करें। तो वो ट्रेनिंग होने के बाद क्या हुआ
कि मैंने वो ट्रेनिंग सक्सेसफुली कंप्लीट की एंड फिर हम लोग का आर्टिकलशिप स्टार्ट हुआ। आर्टिकलशिप क्या होता है बेसिकली कि CA फाइनल के पहले 3 इयर्स आपको एक CA के अंदर ट्रेनिंग लेनी पड़ती है ताकि आप प्रैक्टिकली काम सीखो, बिकॉज बुकिश लैंग्वेज सीख के आज तक कभी कोई काम कोई सीख नहीं पाएगा। सो यू हैव टू एक्चुअली गेट ट्रेन्ड अंडर प्रैक्टिसिंग CA। वो 3 इयर्स आर द टफेस्ट। जैसे आपने क्वेश्चन पूछा था हाउ चैलेंजिंग इट वाज, सो दोस 3 इयर्स वाज द टफेस्ट। जब आप ग्राउंड रूट लेवल से आप सीखते हो कि काम कैसे होता है, बाजार में कैसे कैसे टाइप के लोग होते हैं, कैसे कैसे टाइप की कंपनीज होती है, जो आप बुक्स में कर रहे हो आप प्रैक्टिकली कर रहे हो। एंड अपार्ट फ्रॉम दैट आप CA फाइनल का एक्सटेंसिव सिलेबस भी मैनेज कर रहे हो, ट्यूशन भी मैनेज कर रहे हो, विच टेक्स 3 इयर्स। सो 2 साल उस 2 लेवल में लगे, 3 इयर्स इसमें लगे एंड फाइनली मैंने CA फाइनल की एग्जाम्स दी, मेरे को लीव्स भी मिल गई, मेरे प्रिंसिपल काफ़ी सपोर्टिव थे, प्रिंसिपल एज इन जिसके अंदर मैं ट्रेनिंग कर रहा था। एंड जब रिजल्ट देखा तो जब आई स्टार्टेड टू क्राई, तब मेरे को पता चला कि हाउ वर्थ इट वाज एंड तब मेरे को एक्चुअली पता चला कि मैंने कुछ अचीव किया। आपका चौथा प्रश्न ये है कि CFA की परीक्षा इंटरनेशनल की परीक्षा है, तो वो इतने कठिन है, वो उसकी डिग्री और CA की डिग्री आपने दोनों एक साथ कैसे हासिल की? ये भी बहुत अच्छा प्रश्न है। सो बेसिकली कैसा हुआ था ना कि CFA मैंने स्टार्ट किया होगा लगभग, मुझे मेरे CFA के बारे में कुछ पता ही नहीं था। तो जब मैं CA फाइनल्स में था, अपना फर्स्ट सब्जेक्ट प्रिपेयर कर रहा था, उसमें एक सब्जेक्ट होता है स्ट्रैटेजिक फाइनेंशियल मैनेजमेंट। उसके अंदर फाइनेंस का बहुत कुछ कॉमन रहता है। तो CFA पूरा एक फाइनेंस का स्पेशलाइज्ड डिग्री है और CA मोर ऑफ टैक्सेशन, ऑडिटिंग, अकाउंटिंग है। तो जब मैं अब CA के अंदर भी CA बनने के बाद भी आप डिसाइड कर सकते हो आपको किस चीज़ में स्पेशलाइज करना है। सो उस टाइम पे जब मैंने वो सब्जेक्ट पढ़ा स्ट्रैटेजिक फाइनेंशियल मैनेजमेंट, तब मुझे पता चला कि मुझे फाइनेंस में इंटरेस्ट है, मुझे फाइनेंस रिलेटेड कंसेप्ट बहुत पसंद है। और मुझे किसी ने एक्चुअली बताया कि ऐसा एक कोर्स है, इंडिया लेवल पे नहीं है बट अब्रॉड लेवल पे है, इंटरनेशनल लेवल पे है, CFA के नाम का, जिसका फुल फॉर्म है चार्टर्ड फाइनेंशियल एनालिस्ट। तो यू कैन डू दैट बिकॉज आपको फाइनेंस पसंद है। तो मैंने उसके बाद में फिर रिसर्च किया और मैंने देखा काफ़ी कुछ कंटेंट मेरे CA फाइनल के साथ कॉमन भी है। तो मेरी और हिम्मत बढ़ गई कि चलो मेरे को इतना ज़्यादा स्क्रैच से स्टार्ट नहीं करना पड़ेगा, मैं अपने CA फाइनल की ट्यूशन्स भी करूँगा और ये भी करूँगा। और CFA में भी 3 लेवल रहते हैं, लेवल 1, लेवल 2, लेवल 3। तो मैंने अपनी ट्यूशन्स, उस टाइम में मेरा आर्टिकलशिप भी चल रहा था जो मैंने अभी प्रीवियस क्वेश्चन में डिस्कस किया, तो उसके साथ साथ आई गिव माई लेवल 1। वो एग्जाम मुझे ईजी लगा कंपैरेटिवली बिकॉज मेरे CA के 2 लेवल्स का बेस था, CA फाइनल का थोड़ा ट्यूशन्स का नॉलेज था। सो वो मेरे को काफ़ी ईजी लगा। उसके बाद मेन चैलेंज वाज लेवल 2 बिकॉज लेवल 2 में क्या हुआ कि मेरे CA फाइनल के तुरंत बाद था वो एग्जाम, 20 डेज के बाद। नो डाउट मैं पहले से पढ़ रहा था बट तब भी 20 डेज में प्रिपेयर करना आफ्टर सच अ हेक्टिक शेड्यूल ऑफ CA फाइनल, इट वाज वेरी डिफिकल्ट बट समहाउ आई मैनेज्ड टू क्लियर इट एज वेल एंड देन आई ultimately planned to clear, I mean went ahead to clear my level 3. So उस वे में मेरे को जो फाइनेंस में इंटरेस्ट था वो लेवरेज भी हो गया, मैंने फाइनेंस ओरिएंटेड स्किल्स भी गेन कर ली। एंड मैं ये नहीं कहूँगा कि CFA का जर्नी वाज एज टफ एज CA का जर्नी बिकॉज उसमें एक्चुअली इट वाज वेरी फिजिकली एंड मेंटली ड्रेनिंग। CFA वाज नॉट एज मेंटली एंड फिजिकली ड्रेनिंग बट आई एम नॉट ट्राइंग टू डिमीन द कोर्स, बट इट वाज चैलेंजिंग नो डाउट। बोथ are one of the toughest exams in the country or in the world, you can say. CFA is actually in world, CA India में बोल सकते हैं. So that is how it was and now here I am having cleared both of them. आपने इस कठिन 5 सालों में आपने सोचा होगा कि मुझे हार माननी चाहिए, ये कठिन एग्जाम में मुझसे नहीं होगा, तो आपको किस चीज़ ने उम्मीद दे रही थी, क्या चीज़ ने आपको प्रोत्साहित रखा? If I'm not wrong, प्रोत्साहित मतलब मोटिवेट, right? Okay, मेरी हिंदी इतनी स्ट्रॉन्ग नहीं है, so yeah, maybe that is what it meant. सो बॉस देखो सीधा है, मेरे को पैसे कमाने के थे उस टाइम पे। द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग जो मेरे को लगा उस टाइम पे था कि पैसे कमाने हैं, अपने पेरेंट्स को एक अच्छी लाइफ देनी है, मुझे अपने आप को एक अच्छी लाइफ देनी है एंड ऑब्वियसली ताकि लोग मुझे रिस्पेक्ट करें। बिकॉज अल्टीमेटली अगर आप ऐसा कुछ करते हो जो लोगों को लगता है टफ है, जो वो लोग नहीं कर सकते और आप वो अचीव कर लेते हो, तो आपको एक अलग लेवल की रिस्पेक्ट मिलती है। वो चाहे अपने फ्रेंड्स से मिले, वो चाहे अपने फैमिली से मिले, तो वो रिस्पेक्ट भी चाहिए थी। तो उससे आप आप कॉन्फिडेंटली रास्ते पे वॉक कर सकते हो। एंड पैसा बहुत इंपॉर्टेंट है, पैसा पॉकेट में होने से कॉन्फिडेंस हाव भाव सब बदल जाता है। सो वो कॉन्फिडेंस भी मुझे अपने पास चाहिए था जो उस पॉइंट पे, और फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट होना था। और मुझे मैंने जितना रिसर्च किया, मैंने जितना अपने सीनियर्स से बात की, अपने पीयर्स से बात की, उन्होंने मुझे जैसे रिव्यूज़ दिए, मुझे लगा कि CA कोर्स मुझे वो दे सकता है बिकॉज उसके अंदर वो चीज़ भी है कि वो चैलेंजिंग होगा एंड उसमें बहुत रिवॉर्डिंग भी होगा, मेरी मेहनत को रिवॉर्ड्स भी अच्छे मिलेंगे। सो ये सब मैं सोचता था, तो मुझे काफ़ी ये चीज़ मोटिवेट करती थी। और इस
थ्रू आउट द जर्नी मैंने ये पैसे कमाना वॉज द गोल, CA वॉज नॉट द गोल एट द इनिशियल लेवल. सो आई स्टार्टेड टीचिंग. मैं घर घर जाके बच्चों को पढ़ाता था. फिर स्लोली मैंने CA इंस्टीट्यूट में भी पढ़ाना चालू किया. मैंने CA फाउंडेशन के स्टूडेंट्स को पढ़ाना चालू किया. उसके बाद मैंने ऑनलाइन स्टूडेंट्स को पढ़ाना चालू किया. मेनली 3-4 कंट्रीज, US हो गया, UK हो गया, ऑस्ट्रेलिया हो गया, कनाडा हो गया. मैंने इन 4 कंट्रीज के स्टूडेंट्स को भी पढ़ाना चालू किया. वो भी मैं आज की डेट में भी, जब मुझे थोड़ा सा समय मिल जाता है, मुझे पढ़ाना अच्छा लगता है, ऊपर से पैसा भी है. सो वो भी मेरे को काफ़ी मज़ा आता है. सो अभी भी मैं कंटिन्यू कर रहा हूँ जैसे जैसे मेरे को मेरे जॉब से टाइम मिलता है. एंड इट ऑल्सो मेक्स मी हैप्पी. पहले मैं भी इंट्रोवर्ट हुआ करता था, मैं ज़्यादा बोलता नहीं था. अभी आपको लग रहा है कि बोलते ही जा रहे हैं, रुक ही नहीं रहे. तो ये सब टीचिंग से आया है. मैं इंट्रोवर्ट से एक्सट्रोवर्ट टीचिंग के थ्रू ही बना हूँ. सो अल्टीमेटली दिस इज हाउ द जर्नी वॉज कि मैं पैसे फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट बनूँ. वो CA भी मुझे प्रोवाइड करेगा एंड साथ साथ में पैसे पेरेंट्स से भी ना मांगने पड़े. तो दैट वॉज द गोल. सो दैट इज CA उसके साथ साथ हो गया, ऐसा आप बोल सकते हो. तो वही मुझे मोटिवेट करता था. बहुत बढ़िया. आपका छठा प्रश्न है कि मैंने लोगों को देखा है CA की एग्जाम देते हुए, फिर उससे आगे बढ़ते हुए, तो इन्होंने बहुत आगे जाके, मतलब कि 60-50 साल की उम्र में घर बनाया, अपना खुद का कुछ बनाया, गाड़ी बंगलो ये सब खरीदा. तो आपने इतनी कम उम्र में ये सब किया, आपको क्या महसूस होता है? महसूस तो मुझे बहुत बढ़िया होता है, बिकॉज ये ऐसी चीज़ है जो लक बाई चांस नहीं हुई. मैंने सब मैनिफेस्ट किया था, ये सब मैंने प्लान किया था. मैंने जैसे आपको बताया, जब हम लोग एक आर्टिकलशिप करनी होती है CA फाइनल के लास्ट स्टेज में, तब से मुझे पता था कि मुझे सेविंग्स करने हैं अपने घर के लिए. बिकॉज मेरे पेरेंट्स मुझे बोलते नहीं थे, बट मुझे पता था कि उनके लिए कितना स्पेशल होगा एक खुद का घर. जिंदगी भर रेंट के रहने के बाद और खुद का घर होने से एक सिक्योरिटी फील होता है. गाड़ी वाड़ी का टू बी ऑनेस्ट मेरे को इतना शौक नहीं है, इसलिए मैंने गाड़ी अभी तक नहीं ली. ऐसा नहीं है नहीं ले सकता हूँ, बट ली नहीं है बिकॉज ऑफ n नंबर ऑफ रीजंस. बट उस पर नहीं जाते हैं, आपके बेसिक क्वेश्चन पे रहते हैं. सो मेरा टारगेट फर्स्ट था कि मैं घर लूँ. एंड तो वो मैंने प्लान किया, धीरे धीरे करके मैं सेव करते गया. मैं बहुत ही जल्दी मैंने इन्वेस्टिंग सीखा, इन्वेस्ट कैसे करते हैं, पैसे को ग्रो कैसे करते हैं, वो चीज़ मैंने सीखा. आर्टिकलशिप लेवल पे मुझे स्टाइपेंड मिलता था उस टाइम पे अराउंड 5,000 रुपीज़ अ मंथ, विच इज़ अराउंड 167 रुपीज़ अ डे. अगर आप कैलकुलेट करके देखो तो 30 दिन के हिसाब से. तो वो भी मैं इन्वेस्ट करने लगा, वो भी मल्टीप्लाई हुआ. मैं पढ़ाता था, जैसे मैंने आपको प्रीवियस क्वेश्चन के आंसर में बोला. तो ये सबसे जो सेविंग्स हुआ है, ये सब मैंने अपने कहीं पे मतलब मैं अपने शौक को नहीं मारता था. मैं मूवीज भी देखने जाता था, मुझे खाने पीने का शौक है, मैं रेस्टोरेंट्स भी एक्सप्लोर करता था. पर ये सब में द बेस्ट थिंग वाज कि मुझे अपने पेरेंट्स से पैसे नहीं मांगने पड़ते थे. एंड दैट मेड लाइफ इजी फॉर देम आल्सो, और मेरे लिए भी. तो और मेजॉरिटी पार्ट मैं सेव करता था. मेरे सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ माई लाइफ, मोस्ट इंपॉर्टेंट ड्रीम ऑफ लाइफ, माई फर्स्ट होम के लिए. सो ये चीज़ प्री प्लान था. एंड इसीलिए शायद मैं बोलूंगा, क्योंकि मैंने उसको इतना मैनिफेस्ट किया था, मैं उसको लोगों से कंपेयर टू अदर्स में उसको जल्दी कर पाया. मैं ये नहीं बोलूंगा जो लोग उसे लेट ले पाते हैं लाइफ में, दे आर नॉट सक्सेसफुल. हो सकता है कुछ लोग के प्रेफरेंस दे विल स्टे ऑन रेंट ओनली थ्रू आउट, कुछ लोग के पास वो फाइनेंशियल मींस नहीं होते. बट मेरे लिए मेरा फर्स्ट घर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट था, वो बाय हुक और बाय क्रू. तो मैंने कमती सोना भी चालू कर दिया. आई रियली टुक अ टोल ऑन माई मेंटल हेल्थ ऑल्सो, फिजिकल हेल्थ ऑल्सो, क्योंकि मेरे को कुछ समझ ही नहीं आ रहा. मेरे को मेरा फर्स्ट ड्रीम मेरे को अचीव करना है. सो दैट इज हाउ इट हैपेंड एंड दैट इज हाउ आई वाज मोटिवेटेड ऑल्सो. ये आगे का सफर में आप क्या करना चाहेंगे? You mean my future course of action? Yes. Okay. So well, future किसने देखा है? But 25 years down the line बहुत ही अच्छे रहे हैं. And future plans मेरे दिमाग में कहीं ना कहीं I'm trying to plan it. And कहीं ना कहीं I don't want to be in a job in the long run. And कभी कभी लगता है कि I should do something of my own, because मैं एक ऐसा इंसान हूँ जो खुद से कुछ has always been very independent. तो खुद से कुछ करने का मेरा अभ्यास है. बट लेट्स सी वेयर लाइफ टेक्स मी अहेड. एंड ऑब्वियसली ऐसा कुछ करूंगा जिसमें पैसे भी मिले, रिस्पेक्ट भी मिले, जैसे मैंने अपने प्रीवियस क्वेश्चन में भी बोला है, ये मनी एंड रिस्पेक्ट आर वेरी इंपॉर्टेंट इन लाइफ. एंड मैं खुश भी रहूँ मोस्ट इंपॉर्टेंटली. सो या लेट्स सी व्हाट इज अहेड ऑफ मी. सही बोला आपने. आपका 8वां क्वेश्चन है कि आपको ये आपके करियर के अलावा आपको और चीज में इंटरेस्ट क्या इंटरेस्ट है? कौन सी चीज में इंटरेस्ट? सो बेसिकली इस CA एंड CFA का जर्नी ऐसा रहा है ना कि बहुत कुछ सैक्रिफाइस करना पड़ा है. जो चीज़ें मैं पसंद करता था वो मैं उस टाइम पे नहीं कर पाता था, बट अब मैं करने की पूरी ट्राई करता हूँ. जैसे कि मैं बहुत ही बड़ा क्रिकेट एंथुजियास्ट था.
Okay. मुझे आई यूज टू लिव क्रिकेट, आई यूज टू ब्रीथ क्रिकेट, एंड कहीं ना कहीं जब मैं सीए के सेकंड स्टेज में आया मुझे लगा अगर मैं क्रिकेट के प्रति मेरा ये एंथुजियाज्म नहीं छोड़ूंगा तो ये मेरे करियर को अफेक्ट करेगा। तो उस टाइम पे मैंने क्रिकेट खेलना छोड़ दिया, देखना छोड़ दिया, क्योंकि टाइम ही नहीं मिलता था मैनेज करने के लिए। अगर मैं क्रिकेट देखने बैठ जाता तो मेरा वो चीज़ रह जाता। तो अब मैं आई मेक इट अ पॉइंट कि मैं आई गो एंड प्ले क्रिकेट, जो कि अभी भी समय नहीं मिलता है विद द जॉब एंड ऑल ऑफ दैट, बट आई मेक अ पॉइंट कि आई वॉच क्रिकेट। एंड मैं बहुत ही बड़ा फूडी हूँ, सो आई लव एक्सप्लोरिंग रेस्टोरेंट्स। मुझे म्यूजिक सुनना काफ़ी पसंद है, हॉलीवुड नहीं बट बॉलीवुड गाने ज़रूर सुनता हूँ। एंड अपार्ट फ्रॉम दैट ट्रैवलिंग भी मैंने बहुत मिस की है। मे बी फॉर वर्क आई यूज टू ट्रैवल इन माई आर्टिकलशिप पीरियड, बट अब मैं ट्रैवलिंग इस साल तो बहुत ही ज़्यादा ट्रैवलिंग हो गई है। सो आई मेक इट अ पॉइंट कि एक साल में एटलीस्ट एक ट्रिप तो मेरी ज़रूर से हो। सो ट्रैवलिंग भी बहुत ज़्यादा पसंद है। अपार्ट फ्रॉम दैट आई थिंक दिस इज ऑल। आई मीन, एंड मुझे ब्रेन टीजर सॉल्व करना बहुत पसंद है, जो रिडल्स वगैरह होते हैं व्हाट्सएप में आते हैं, मतलब ब्रेन स्टॉर्मिंग एंड ऑल ऑफ दैट, आई रियली लव इट। सो हाँ वही है। आपका अगला क्वेश्चन है कि जैसे कि आप सीए में काम कर रहे हैं तो मनी मैनेजमेंट की कोई एक टिप बताइए। वेल ये एक ऐसा टॉपिक है जो मैं बहुत बात करता हूँ। मेरा यूट्यूब चैनल भी है, आई मीन यू नो, आई डोंट नो इफ यू हैव सीन इट और नॉट, एंड आई पर्सनली लव दिस टॉपिक बिकॉज मेरे को लगता है ये एक सब्जेक्ट है जो स्कूल्स में भी होना चाहिए, बिकॉज इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर स्टूडेंट्स टू लर्न फ्रॉम द ग्रास रूट लेवल कि मनी को मैनेज कैसे करते हैं। मनी इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इन लाइफ। मेरे को ऐसा लगता है हर प्रॉब्लम का जड़ इज मनी। आई विल नॉट से मनी इज द सोर्स ऑफ ऑल हैप्पीनेस, बट मतलब सब हैप्पीनेस आपको मनी से नहीं मिलेगी, कुछ कुछ ऐसी चीज़ें जो मनी कांट बाय, बट मोस्ट ऑफ इट मनी विल सॉल्व। So हमेशा से I've been a very enthusiast about people who have tried to bring in the ideology of money management. So एक टिप, अगर आपके क्वेश्चन पे हो, एक टिप जो मैं बोलूँगा, जो मैं भी अपने पर्सनल लाइफ में इम्प्लीमेंट करता हूँ, you should keep a track of where your money is going. Okay. एक टिप तो नहीं है, बट I'll give you a most important tip is you should keep a track of where your money is going. मैं एक एक रुपए का हिसाब रखता हूँ। लोग कभी भी समझते एक एक रुपए का हिसाब रखना कैसे पॉसिबल है। I do that. मेरे मोबाइल में नोट्स मैंने वैसे फॉर्मेट करके रखे हुए हैं, मेरे लैपटॉप में टैली है, तो एक एक पैसे का हिसाब है। इवन इफ यू आस्क मी कि कल आपके वॉलेट में जो 2 रुपए थे वो आज नहीं है, वो कहाँ स्पेंड हुए, आई विल टेल यू कहाँ स्पेंड हुए, कितने बजे स्पेंड हुए, ये हुए, तो मैं नरेशन में लिख देता हूँ। सो अगर आपको पता है कि आपके पैसे कहाँ जा रहे हैं तो और आपके पैसे कहाँ से आने वाले हैं, सो यू विल बी ऑलवेज इन अ गुड पोजिशन टू मैनेज योर मनी। एंड आप कभी भी ऐसा पोजिशन नहीं होगा जब आपको आपके पास इमरजेंसी फंड्स का जरूरत है, आपके पास नहीं है। मनी मैनेजमेंट में इन्वेस्टिंग भी आ गया, बट मोस्ट इंपॉर्टेंटली ये फर्स्ट फेज है। आप कंट्रोल में होने चाहिए कि पैसा आपका कहाँ से आ रहा है और कहाँ जाएगा और कहाँ गया हुआ है। So basically, I think that students should try to implement अभी से, ताकि they can save more also and they are in control also. Okay. आपने जो ये उत्तर में जो कहा कि हमें एक एक पैसे का हिसाब रखना चाहिए, तो क्या अगर हम जैसे कि कोई व्यक्ति बिजनेस में जा रहा है तो उसे जैसे सीए की कोर्स या ऐसी कोई प्रैक्टिस करनी पड़ती है बिजनेस करने के लिए? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। सी बिजनेस इज अ डिफरेंट थिंग एंड सीए का प्रोफेशन एक अलग फील्ड है, बट यू विल सी अ लॉट ऑफ पीपल सीए करने के बाद बिजनेस में आते हैं एंड दे ट्राई टू एक्सपैंड देयर बिजनेस बिकॉज उन्होंने जो नॉलेज गेन किया है थ्रू दिस सीए एंड सीएफए का पढ़ाई, जो भी आप बोलो, इट इज प्रोफाउंड, मतलब बहुत ही ज्यादा वास्ट है। एंड वो आपके बिजनेस, एक नॉर्मल ग्रेजुएट बिजनेस को इतना आगे ले पाएगा, मैं ये नहीं बोल रहा नहीं ले जा सकता, अगर टैलेंटेड हो तो ले भी जा पाएगा, बट क्या होता है कि अगर आपको इतना नॉलेज है और आपको प्रैक्टिकल एक्सपोजर है तो आप अपने बहुत, यू विल सी अ लॉट ऑफ पीपल सीए करने के बाद दे टेक देयर बिजनेस अहेड, दे डोंट वर्क फॉर एनीवन, उनका वेल एस्टैब्लिश्ड फैमिली बिजनेस होता है, उसको एक स्टेप अहेड ले जाता है। So it definitely helps you in being an entrepreneur if you want to be. You will see a lot of people getting into the coaching industry, teachers, educationists who have made a vast empire. वो क्या है, ultimately they are businessmen, they are educators, but वो लोग क्या कर रहे हैं, बिजनेस कर रहे हैं। और ये नॉलेज बिजनेस को कैसे चलाना है, एक सीए से बेटर कोई नहीं बता सकता, जो मेरे को लगता है। सो आई थिंक इट इज दैट आंसर्स द क्वेश्चन होपफुली। आपने जस्ट थोड़ी देर पहले ही कहा कि आपका एक यूट्यूब चैनल है, तो आपके यूट्यूब चैनल के बारे में थोड़ा कुछ बताइए। सो यूट्यूब चैनल मैंने स्टार्ट किया था जब मैंने पढ़ाना चालू किया बच्चों को, कोविड के टाइम पे मैंने स्टार्ट किया ये, बिकॉज घर पे उस टाइम पे कुछ ऐसा था, कुछ करे ताकि आपका माइंड अवे रहे फ्रॉम ऑल द मेस एंड ऑल ऑफ दैट। तो आई स्टार्टेड दिस चैनल एंड तब मेरा आइडिया था कि मैं जो सब्जेक्ट्स पढ़ाता हूँ बस वही रहे, जैसे मैथ्स पढ़ाता हूँ तो मैथ्स रिलेटेड मैं कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स शेयर करता था। तो जैसे जैसे मेरे को कुछ लगता है रेलिवेंट है, जो मैं ये कमर्शियल मोटिव से नहीं करता हूँ, इट इज़ जस्ट फॉर आई फील गुड अबाउट इट। एंड अभी मैंने और एक चीज़ स्टार्ट किया है, टॉपमेट बोल के एक चैनल है, उसमें यू कैन प्रोवाइड फ्री कंसल्टेंसी टू स्टूडेंट्स, करियर रिलेटेड हो गया, एजुकेशन रिलेटेड हो गया। सो दैट इज समथिंग विच आई हैव स्टार्टेड वेरी रिसेंटली, जो मैं वीकेंड्स वगैरह में थोड़ा टाइम निकाल के
करता हूँ, उसकी जो प्रोसीड्स आता है डोनेटेड टुवर्ड्स चैरिटेबल पर्पसेस एंड ऑल ऑफ दैट, किसी का एजुकेशन स्पॉन्सर कर दिया वगैरह वगैरह. बट कमिंग बैक टू योर क्वेश्चन, जो यूट्यूब चैनल है, बेसिकली आई लाइक स्प्रेडिंग नॉलेज. ओके. Knowledge is available everywhere, but you have to be at the right place at the right time to find the source for that knowledge. So मैं वही knowledge को spread करने के लिए, financial literacy बहुत कम है हम लोग के देश में, so वो spread करने के लिए I tried to create this channel ताकि लोगों को अच्छा content भी मिले and मुझे भी खुशी हो कि I am being able to give it back to the community in some way or the other. So basically purpose यही था. बाकी तो if you just write in my name and if you want to watch such a content, you can just go to YouTube and have a look. ओके. आपका आखिरी प्रश्न है कि जो सीए के स्टूडेंट्स है, जो सीए के लिए पढ़ाई करेंगे और जो परीक्षा देने वाले हैं, तो आप उनके लिए क्या संदेश देंगे? वेल, मैं खाली सीए स्टूडेंट्स के लिए तो नहीं दूंगा, बट मैं इनफैक्ट होल स्टूडेंट कम्युनिटी के लिए दूंगा, बिकॉज हो सकता है किसी का ऑब्जेक्टिव ना हो सीए करना, किसी को डॉक्टर बनना हो, किसी को इंजीनियर बनना हो, किसी को बिजनेसमैन बनना हो. आई विल जस्ट से ट्राई टू वर्क एज हार्ड एज पॉसिबल, ग्राइंड एज हार्ड एज पॉसिबल. लोगों को लगता है ये जो हसल कल्चर है, दैट इज रॉन्ग, कि मेहनत करो बट इतना भी नहीं कि आप योर मेंटल हेल्थ इज अफेक्टेड, ऑल ऑफ दैट. आई बिलीव दैट डजंट मेक सेंस टू मी. आपके अर्ली ईयर्स में आपको ग्राइंड करना ही पड़ेगा, एंड द मोर हार्ड वर्किंग यू आर, और जितना इनक्विजिटिव हो आप लाइफ में, हर चीज हो उसको क्वेश्चन करो, उसको रैशनलिज्म बोलते हैं. हिस्ट्री में यू वुड हैव स्टडीड इन योर सब्जेक्ट. कोई भी क्वेश्चन आ रहा है, मतलब कुछ भी आप पढ़ रहे हो कि ये क्यों हो रहा है, कैसे हो रहा है, जितना ज्यादा जिज्ञासु होंगे, आई थिंक दैट इज द करेक्ट वर्ड इन हिंदी, उतना ज्यादा यू विल लर्न. एंड बिकॉज कोई आपको स्पून फीड नहीं करेगा कि ये सीखो, ये ऐसे होता है, ये ऐसे होता है. यू नीड टू हैव द कैपेबिलिटी टू आस्क क्वेश्चंस एंड लर्न फ्रॉम इट, एंड बी एज हार्ड वर्किंग, बी द हार्डेस्ट वर्कर इन द रूम दैट यू आर प्रेजेंट. यू शुड बी द हार्डेस्ट वर्कर इन द रूम. ये एक बहुत अच्छा कोट भी है जो मुझे बहुत पसंद है. सो आई थिंक बी हार्ड वर्किंग, बी इनक्विजिटिव, एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली बी पेशेंट. ओके, दैट्स ऑल. आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा. धन्यवाद. Same here. Thank you so much for your time. Thank you for having me. थैंक यू.